भारत माता की जय, वंदे मातरम, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। दोस्तों, हमने निर्णय लिया है कि लोगों के बीच एक संवाद बनाए रखने के लिए और लोगों के बीच सतत रूप से लोगों की भावनाओं को समझने के लिए, उनकी बातों को रखने के लिए ओपी की बातें मैं प्रत्येक शनिवार के शाम 7 बजे ओपी की बातें कार्यक्रम में लाइव आऊँगा। हमारी एक कोशिश है बदलाव की, जिसके माध्यम से हम कई तरह के स्थानीय विषयों को, कई बार राष्ट्रीय मुद्दों को, कई बार छत्तीसगढ़ के विषयों को, कई बार समस्याओं को, कई बार सुधारों को, कई बार रिफॉर्म्स को आप लोगों के बीच में मैं ला पाऊंगा और एक सतत संवाद कायम करने की दृष्टि से यह कार्यक्रम ओपी की बातें, कोशिश बदलाव की, ये प्रत्येक शनिवार को मैं शाम 7 बजे आप लोगों के बीच हर शनिवार को अब लाइव आया करूँगा। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं पहले एपिसोड में, पहली बार पहले इस कार्यक्रम में, वो है आपातकाल के विषय पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप सब लोगों ने आपातकाल के बारे में सुना ही होगा, आप सब जानते हैं, और लेकिन फिर भी मैंने महसूस किया कि एक मजबूती के साथ, एक गहराई के साथ इसकी कुछ बारीकियों को मैं आपके सामने रखूं, जो भारत के लोकतंत्र का एक काला अध्याय है, बट भविष्य के प्रति हमारे लोकतंत्र की बड़ी सीख की दृष्टि से हमारे लोकतांत्रिक इतिहास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस सोच, इस विचार के साथ आपातकाल के संबंध में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, 26 जून 1975 को लोग ऑल इंडिया रेडियो में, आकाशवाणी में समाचार आया करता था, अभी भी आता है, जो सुबह 8 बजे। तो समाचार सुनने के लिए जब लोग रेडियो खोले और जब वेट कर रहे थे कि कोई समाचार का वक्ता, कोई समाचार का वाचक, ऑल इंडिया रेडियो का, आकाशवाणी का समाचार वाचक आकर समाचार वाचन प्रारंभ करेगा, तो उधर से इंदिरा गांधी जी की आवाज आई 26 जून 1975 को, और उन्होंने कहा, द प्रेसिडेंट हैज प्रोक्लेम्ड इमरजेंसी, दिस इज नथिंग टू पैनिक अबाउट। हिंदी में मैं कहूं तो भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। ये बात उन्होंने स्वयं देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आकर आकाशवाणी के माध्यम से देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी। आप सब लोगों को ज्ञात है कि इमरजेंसी, आपातकाल, राष्ट्रीय आंतरिक आपातकाल हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 के अंतर्गत लगाया जाता है, और इसे लोकतंत्र के एक सबसे बड़े काले अध्याय के रूप में हमेशा देखा जाता रहा है, क्योंकि इसमें लोगों के सभी लोकतांत्रिक अधिकारों का पूरी तरह से हनन हो गया था, और भारत के लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय है। और हमारे भविष्य के लिए ये सीख होगी कि इस तरह के बड़े झंझावातों से हमारे लोकतंत्र को शिकार न होना पड़े। ये हम सब की जिम्मेदारी, एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी के रूप में, एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में, एक लोकतांत्रिक राजनीतिक जिम्मेदारी के रूप में प्रत्येक भारतीय के ऊपर है। जब आपातकाल लागू होता है तो जो पहले प्रावधान थे उसके अनुसार फंडामेंटल राइट्स, लोगों के मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते थे। जैसे भारत के संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19 में, आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता संबंधी अधिकार हैं सभी नागरिकों के लिए, बोलने की, अपने बात को रखने की, इस सभी तरह की स्वतंत्रताएं हैं, वो स्वयं आपातकाल के घोषित होते ही समाप्त हो जाता था। इसी तरह से मैं बात करूं आर्टिकल 21 की, जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, प्रत्येक व्यक्ति को जीने का मौलिक अधिकार है, ये हमारा संविधान हमको प्रदान करता है। यह आर्टिकल भी उस समय 1975 में जब इमरजेंसी लागू हुआ था तो समाप्त हो गया था। इसको टेक्निकली और वैधानिक रूप से कहा जाए, और उस समय की इंदिरा गांधी जी की सरकार ने कई मामलों में कोर्ट में भी इस बात को कहा है, न्यायालयों में भी इस बात को रखा है कि चूंकि आर्टिकल 21 समाप्त हो गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार समाप्त हो गया है, इसलिए सरकार अगर किसी व्यक्ति को गोली भी मार देती है तो भी उसे मौलिक अधिकार इससे बचने का नहीं है। इसी तरह से किसी को भी बिना कारण के, बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था, और गिरफ्तारी के बाद कोई कानूनी रास्ता उसके लिए बचता नहीं था, क्योंकि कोई मौलिक अधिकार उसके पास नहीं बचते थे।
इस तरह से की स्थिति की हम कल्पना भी आज नहीं कर सकते कि ऐसी स्थिति एक लोकतांत्रिक भारत में उत्पन्न हो जाए, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। 25 जून की रात को, तकनीकी रूप से मैं कहूं तो 26 जून की सुबह 3 बजे इसकी ड्राफ्टिंग इंदिरा गांधी जी अपने कोठरी के जो लोग थे, सिद्धार्थ शंकर रे जैसे लोग जो उनके साथ राजनीतिक रूप से जुड़े थे, जो तत्कालीन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, उनके साथ एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे। और 25 जून की रात को ही तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के पास चर्चा की गई और वो केवल 20 मिनट की चर्चा में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने स्वीकार कर लिया कि हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल हम लगाने के लिए तैयार है। यह इस देश का दुर्भाग्य था कि राष्ट्रपति ने, फखरुद्दीन अली अहमद जी ने केवल 20 मिनट की चर्चा में भारत के लोकतंत्र के काले अध्याय पर दस्तखत करने का निर्णय ले लिया। वो कन्विंस हो गए। 26 जून की सुबह 6 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। देश में माना जाता है कि प्रधानमंत्री कैबिनेट के नेता होते हैं और कोई भी निर्णय कैबिनेट मिलकर लेता है। सरकार का कोई भी निर्णय कैबिनेट का सामूहिक निर्णय माना जाता है, न कि प्रधानमंत्री का कोई व्यक्तिगत निर्णय माना जाता है। इसलिए भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से अपेक्षा है कि कोई भी निर्णय को कैबिनेट के अप्रूवल के बाद ही लिया जाए। लेकिन भारत के लोकतंत्र के इतिहास के सबसे काले अध्याय, सबसे नेगेटिव, सबसे बड़े निर्णय को लेने के पहले कैबिनेट से भी चर्चा नहीं की गई और आपातकाल में राष्ट्रपति जी के दस्तखत हो जाने के बाद सुबह 6 बजे कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई और कैबिनेट इस तरह मुखदर्शक थी कि केवल 15 मिनट के भीतर कैबिनेट ने उसे स्वीकृति प्रदान कर दी। रक्षा मंत्री स्वर्ण सिंह जी के अलावा किसी ने एक लाइन का एक प्रश्न भी उस समय इंदिरा गांधी जी के सामने रखने की हिम्मत नहीं की थी। दोस्तों, आपातकाल जो 26 जून 1975 को लागू हुआ, इंदिरा गांधी जी ने जो लगाया, उसके पहले कि देश की कुछ परिस्थितियों पर भी मैं चर्चा करना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी जी आखिर इस ओर क्यों गई और उन्होंने भारत के लोकतंत्र के गले को दबा करके अपने सत्ता को बचाने की कोशिश किस तरह से की, किन परिस्थितियों में। दोस्तों, सरकार और न्यायपालिका में टकराव की स्थिति उस समय लगातार बनती जा रही थी। इंदिरा गांधी जी कई निर्णय लेती थी, उसको कोर्ट बदल देता था और 1967 में गोलकनाथ बनाम भारत सरकार वाले मामले में भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान संशोधन की शक्ति असीमित नहीं है, उसकी भी सीमाएं हैं, उसके भी लिमिटेशंस हैं और ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट का हनन हो। यह निर्णय गोलकनाथ बनाम भारत सरकार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 इंदिरा गांधी जी ने पास किया, 25वां संविधान संशोधन 1972 उन्होंने पास किया और सुप्रीम कोर्ट के इन निर्णयों को पलटने का काम उन्होंने किया और इसके आधार पर उन्होंने कहा कि सरकार या संसद जिस भी संवैधानिक प्रावधान को बदलना चाहे, वो नागरिकों का चाहे मौलिक अधिकार ही क्यों ना हो, उसको भी सरकार बदल सकती है। संविधान संशोधन की सरकार की, संसद की शक्ति असीमित है। इस बात को इंदिरा गांधी जी ने संविधान संशोधन के माध्यम से स्थापित करने का प्रयास किया। उसके बाद 1973 में केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। केशवानंद भारती का केस हुआ और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, फंडामेंटल राइट को आप संविधान संशोधन के माध्यम से बदल सकते हैं, मौलिक अधिकारों की सीमा को भी एक सीमा तक लांघ सकते हैं, लेकिन संविधान की मूल भावना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदला जा सकता। संविधान की जो मूल भावना है उस पर प्रहार नहीं किया जा सकता। अर्थात संविधान संशोधन की शक्ति असीमित नहीं है, वो भी लिमिटेड है, कुछ दायरों में होगी और वह दायरा होगा कि संविधान की मूल भावना पे ठेस नहीं पहुंचाया जा सकता। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के केशवानंद भारती केस में स्थापित किया। इस तरह से उस समय इंदिरा सरकार का और सुप्रीम कोर्ट की तनातनी लगातार चल रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी सत्ता को, अपनी शक्ति को सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करने के लिए भी आपातकाल की ओर गई। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है 1971 के चुनाव में रायबरेली से इंदिरा गांधी जी चुनाव लड़ी थी, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से,
और राजनारायण जी उनके अगेंस्ट में चुनाव लड़े थे। जब चुनाव हो गया तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत राजनारायण जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनाव को चुनौती दी थी कि इसमें गलत तरीकों का इस्तेमाल हुआ है। और उस समय इलाहाबाद के जस्टिस थे जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जी, वो बहुत ही न्यायप्रिय और सख्त जज माने जाते थे। और जगमोहन लाल सिन्हा जी के पीठ में उनके केस, इंदिरा गांधी जी के केस की सुनवाई हुई। और जगमोहन लाल सिन्हा जी जैसे मजबूत न्यायप्रिय व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री तक को न्यायालय में बुलवाने की का साहस दिखाया। और उन्होंने जब पूछताछ किया और 12 जून 1975 को उन्होंने फैसला दिया कि हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत इंदिरा गांधी जी ने चुनाव में, रायबरेली के चुनाव में गलत तरीकों का इस्तेमाल किया है, इसलिए रायबरेली के चुनाव को उन्होंने अवैध घोषित किया। और इसके अलावा इंदिरा गांधी जी को आने वाले 6 सालों के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया। यह निर्णय जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जी ने इलाहाबाद कोर्ट में, हाई कोर्ट में दिया था। फिर इंदिरा गांधी जी सुप्रीम कोर्ट में अपील पे गई। वहां जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर जी ने 24 जून 1975 को फैसला सुनाया कि उनको वोट देने का अधिकार इंदिरा गांधी जी को नहीं रहेगा। सांसद के रूप में प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की सुविधा को लेने का भी अधिकार नहीं रहेगा। हाँ, वो प्रधानमंत्री के पद पर बनी रह सकती हैं। ये 24 जून 1975 को उन्होंने फैसला सुनाया था। ये जो फैसले थे वो इंदिरा गांधी जी के इस्तीफे के लिए एक तरह से मजबूर कर रहे थे। और संजय गांधी जी, माना जाता है कि इंदिरा गांधी जी एक बार मन भी बना चुकी थी कि मैं इस्तीफा दे दूं, लेकिन संजय गांधी ने उनको साफ मना कर दिया था। और उस समय सभी राजनीतिक हलकों में जानते हैं कि देश की सत्ता का संचालन डी फैक्टो ढंग से, डी फैक्टो वे में, वास्तविक अर्थों में संजय गांधी जी करने लग गए थे, जो 28 साल के उनके बेटे थे, उनके परिवार के हिस्से थे। ऐसी स्थिति में उनको सत्ता को खतरा नजर आ रहा था। यह भी उनको एक आपातकाल की स्थिति की ओर लेकर गया। देश के आर्थिक हालात बद से बदतर थे। 1973 में 23% इन्फ्लेशन रेट था। 1974 में 100 रुपए की चीज बढ़कर 130 रुपए हो गई थी। और इन परिस्थितियों में आप देखेंगे कि भारत में जो बॉलीवुड में जो फिल्में बन रही थी, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा और मकान जैसी फिल्म 1974 में आई, महंगाई की उन्हीं परिस्थितियों में जब गाना आया कि बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई रे, ये उस समय के वास्तविक आर्थिक हालात को प्रतिबिंबित करने वाले फिल्म के गाने थे। इस तरह की परिस्थितियां थी। और इन परिस्थितियों में गुजरात में युवाओं ने, छात्रों ने नवनिर्माण आंदोलन की शुरुआत कर दी। और वहां की चिमन भाई पटेल, जो चिमन भाई पटेल की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ आंदोलन वहां की युवाओं ने, जनता ने छेड़ दिया। और उनके खिलाफ जो आंदोलन छेड़ा गया, उसका परिणाम यह हुआ कि अंततः इंदिरा गांधी जी की सरकार को, चिमन भाई पटेल की सरकार को बर्खास्त करना पड़ा, विधानसभा को भंग करनी पड़ी। और इस आंदोलन में, नवनिर्माण आंदोलन में 100 से अधिक जाने गई, 3000 से अधिक लोग घायल हुए और 8000 लोगों की गिरफ्तारियां हुई। यह भी लोकतंत्र की दृष्टि से अत्यंत खतरनाक था। इसी तरह की परिस्थितियां बिहार में भी अव्यवस्था और भ्रष्टाचार की स्थितियां बनी हुई थी। और बिहार में अब्दुल गफूर की सरकार थी, वह भी इसी तरह के तानाशाही गतिविधियों में और भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी थी। उसे भी जेपी जैसे लोग, जयप्रकाश नारायण जी जैसे लोग बर्खास्त कराना चाहते थे। यह भी दबाव इंदिरा गांधी के ऊपर था। यह भी परिस्थिति उनको आपातकाल की ओर लेकर गई। रेलवे में भी जो आंदोलन हुआ था, जो हड़ताल हुआ था, उसको इस तरह से दबाने की कोशिश की गई, तानाशाही और अधिनायकवाद से कुचलने का प्रयास रेलवे वाले आंदोलन को भी किया गया। उसी का परिणाम रहा कि रेलवे का आंदोलन भी एक सिविल वार की शक्ल ले लिया। ऐसी स्थितियां जब देश में निर्मित थी, जब एक तरफ गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन हो गया था, चिमन भाई पटेल की सरकार को बर्खास्त करना पड़ा था, विधानसभा भंग कर दी गई थी, बिहार में अब्दुल गफूर की सरकार के खिलाफ पूरा माहौल था। और उन परिस्थितियों में जब आंदोलन हो रहा था तो कई जगह चीजें हिंसक होने का खतरा था, कई नेताओं को जेल में डाल दिया जाता था। तो इसलिए निर्णय लिया गया, सबने अपील किया, आह्वान किया कि उस समय जेपी को, जयप्रकाश नारायण जी को, कि आप इस समाज के आंदोलन का
नेतृत्व करिए, लोगों के आंदोलन का नेतृत्व करिए। और जयप्रकाश नारायण जी के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में विदेश, वो कितने बहुत गरीब परिस्थितियों में पढ़े लिखे, बहुत गरीब परिस्थितियों में उन्होंने भारत में पढ़ाई पूरी की, लेकिन उसके बाद वो यूरोप गए और यूरोप में जाकर के उन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की। वो वहाँ पे जाके तरह तरह के काम कर करके पढ़ाई किए और बहुत हायर स्टडीज करके, उच्च स्तरीय अध्ययन करके भारत लौटे और भारत में आज़ादी के आंदोलन में वो कूद पड़े। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी बहुत ही सक्रिय भूमिका जेपी की, जयप्रकाश नारायण जी की रही। और जयप्रकाश नारायण जी जब भारत को आज़ादी मिल गई तो उन्हें भारत का उप प्रधानमंत्री पद का भी प्रस्ताव दिया गया था, ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सत्ता की कुर्सी की राजनीति नहीं करना चाहता और कुर्सी के लोभ को, कुर्सी की राजनीति को छोड़कर वो सामाजिक आंदोलन की ओर अग्रसर हुए और समाज सुधार की दिशा में वो लगातार कार्य करते रहे। और बाद में अपने वाइफ की मृत्यु के बाद और उनके शरीर के स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो बिहार के अपने गांव सीता बदियारा में जाकर रहने लग गए थे। लेकिन जब देश को जरूरत पड़ी, कि जब देश का लोकतंत्र खतरे में नजर आया उनको, और इंदिरा गांधी जी अधिनायकवाद तानाशाह पर उतर करके लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास कर रही थी, तब जेपी ने तय किया कि मैं सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान पर उतरूंगा। और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो आदमी सड़क पर उतरा था, वह व्यक्ति जो कुर्सी की राजनीति से दूर सामाजिक बदलाव के लिए जीवन को समर्पित कर रहा था, वह इंदिरा गांधी जी के खिलाफ सड़क पर उतरा। 73 वर्षीय एक बूढ़ा व्यक्ति उतर करके पूरे भारत के जनमानस में एक नए जोश का संचार इस तानाशाही अधिनायकवाद के खिलाफ कर गया। 5 जून 1974 में उन्होंने पटना में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, संपूर्ण सामाजिक बदलाव का नारा दिया। 4 नवंबर 1975 को बिहार में वो जब आंदोलन के लिए खड़े उतरे तो उनको सरकार की लाठियों का शिकार होना पड़ा। जिस व्यक्ति ने भारत छोड़ो आंदोलन में खड़ा होकर के अंग्रेजों को भगाने का काम किया था, उनको स्वतंत्र भारत में, आजाद भारत में कांग्रेस की, इंदिरा गांधी जी की सरकार के समय लाठियों का शिकार होना पड़ा। और उस समय उस तरह जो जख्म हुए थे, उन जख्मों की वजह से उनका स्वास्थ्य बाद में गिरा और अंततः उनकी मृत्यु का कारण भी इन्हीं सब विषयों को माना जाता है। मैं विशेष रूप से 4 नवंबर 1975 के जयप्रकाश नारायण जी के लाइन को कोट करना चाहूंगा, जो उन्होंने कांग्रेस के संदर्भ में और गांधीवाद से कांग्रेस किस तरह से हट गई थी, गांधी जी के विचारों से किस तरह से हट गई थी, उसके संदर्भ में जयप्रकाश नारायण ने, जेपी ने जो स्वयं कहा था, उन लाइनों को मैं उद्धृत करना चाहूंगा। गांधी जी कुर्सी पर नहीं बैठे, गांधी न राष्ट्रपति हुए न प्रधानमंत्री हुए, कांग्रेस को भी लोक सेवकों की जमात बनाना चाहते थे। आज इन लोगों को अधिकार है, शर्म नहीं आती है गांधी का नाम लेने का इन लोगों को। ये वर्ड, ये शब्द जेपी के हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि गांधी जी तो कांग्रेस को लोक सेवकों की जमात बनाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस का राजनीतिक दुरुपयोग हुआ और कांग्रेस का राजनीतिक दुरुपयोग होते होते लोकतंत्र का गला घोटने तक कांग्रेस पहुंच गई और देश में आपातकाल की स्थितियां निर्मित हो गई। इस चीज का उन्होंने खुला विरोध किया था और उन्होंने साफ कहा था, शर्म नहीं आती है गांधी का नाम लेने का इन लोगों को। ये भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले जेपी के शब्द थे। 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण जी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में जो रैली हुई थी, लाखों लोगों की रैली हुई थी, और उसमें उन्होंने कहा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और यह बात, यह उद्घोष करने के बाद इंदिरा गांधी की सरकार की डगमगा गई थी, उसकी कुर्सी उनकी डगमगा गई थी। इसी कारण से उन्होंने 25 जून की रात को ही फैसला किया कि हम आपातकाल लगाएंगे। ये इंदिरा गांधी जी ने फैसला कर लिया। जयप्रकाश जी के लिए उन्होंने कहा कि एक जना चाहता है कि देश में अव्यवस्था फैल जाए, उसके लिए उन्होंने सैनिक और पुलिस को भड़काने के जैसे आरोप उनके ऊपर लगाए। लेकिन ये सब मूलतः इंदिरा गांधी जी को अपनी सत्ता को बनाए रखना था, इसके लिए उन्होंने देश के लोकतंत्र का गला घोटा। और उसी रात को 25 जून 1975 की रात को जब ड्राफ्ट किया जा रहा था, राष्ट्रपति जी को उसका साइन कराया जा रहा था, और 26 जून की सुबह जब कैबिनेट की 15 मिनट की औपचारिक बैठक की जा रही थी, उसी रात को 25 जून की रात को, या टेक्निकली कहूं तो 26 जून की सुबह 2:30 बजे जेपी को गांधी शांति प्रतिष्ठान से जेपी को गिरफ्तार कर लिया गया
और उनके ऊपर आईपीसी लगाई गई, इंडियन पिनल कोड की धारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 107 लगाई गई, जो आवारा घूमने वाले लोगों पर लगाई जाती है, देश के इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर। उसी रात को बहादुर शाह जफर मार्ग पर बिजली काट दी गई, क्योंकि उसी मार्ग पर अधिकतर प्रेस छपते थे और प्रेस न छप पाए, यह कोशिश की गई। आपातकाल के महीनों में 13,000 से अधिक बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया। 1,10,000 से अधिक लोगों की कुल गिरफ्तारी हुई। इस तरह की स्थितियां पूरे देश में निर्मित हुई। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि देश में मौलिक अधिकार तक समाप्त हो गए थे, न्यायालयों की भूमिका सीमित हो गई थी। जितने दिन तक चाहे बिना चुनाव कराए इंदिरा गांधी जी सत्ता पर लगातार बनी रह सकती थी, चुनाव कराने की उनको आवश्यकता नहीं थी। इस तरह से लोकतंत्र का एक काला अध्याय आपातकाल का दौर रहा। और इस दौर में कुछ बहुत ही दर्दनाक घटनाएं भी हुई, उनका भी मैं कुछ जिक्र करना चाहूंगा। वह था, पहला मैं घटना जिक्र करना चाहूंगा इंद्र कुमार गुजराल जी का। इंद्र कुमार गुजराल जी तत्कालीन सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री थे भारत सरकार में। और जैसे ही आपातकाल की घोषणा हुई, संजय गांधी जी ने उनको बुलाया और कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन में जो भी न्यूज जाएगी उसको पहले मैं देखूंगा। तो इंद्र कुमार गुजराल जी ने साफ तौर पर मना कर दिया कि यह एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है। आकाशवाणी और दूरदर्शन में जाने वाला समाचार एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, गोपनीय दस्तावेज होता है, इसे मैं भी नहीं देख सकता, इसलिए आप भी नहीं देख सकते। और इसी कारण उनको केवल 3 दिनों के भीतर उनको उनके पद से हटा दिया गया था। यह दुर्भाग्यजनक बड़ी घटना हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी संसदीय कार्य समिति की बैठक करने के लिए भारतीय जनता तत्कालीन जनता दल के पार्टी की संसदीय कार्य दल की बैठक करने के लिए बेंगलोर गए हुए थे। उनको बेंगलोर की जेल में ही गिरफ्तार करके रख दिया गया था। और रात को अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक महिला के चीखने की आवाजें सुनाई देती थी। जब उन्होंने पता किया तो स्नेहलता रेड्डी उस समय की प्रसिद्ध कन्नड़ एक्ट्रेस थी, जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया था, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था और तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। और उनके गुर्दे इस कदर खराब हुए कि बाद में वो जेल से तो निकली, लेकिन उनकी कुछ ही दिनों बाद मृत्यु भी हो गई थी। और जॉर्ज फर्नांडिस जी के भी करीबी मानी जाती थी, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया था। और दुखद बात यह है कि स्नेहलता रेड्डी जी के खिलाफ जो चार्जशीट जो उस केस में प्रस्तुत किया गया, जिस केस में उनको गिरफ्तार किया गया था, उस चार्जशीट में उनका नाम ही नहीं था। अर्थात बिल्कुल बिना कारण के उनको गिरफ्तार करके यातनाएं दी गई और उनकी मृत्यु स्नेहलता रेड्डी जी की कन्नड़ अभिनेत्री की हो गई थी। दिल्ली के तुर्कमान गेट का जो विषय है वह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि 70,000 गरीबों को बुलडोज कर दिया गया था केवल एक दिन के भीतर। और वहां पर जब कुछ लोगों ने विरोध किया तो वहां पे फायरिंग कर दी गई थी और 150 से अधिक लोग मारे गए थे। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास 70,000 लोगों को एक दिन संजय गांधी खाली करा रहे थे। एक और बड़ी दर्दनाक और इंटरेस्टिंग चीज हुई थी, वह किशोर कुमार जी के बारे में। उस समय सरकार चाह रही थी कि सब कांग्रेस के कोरस गीत गाएं, उनके भाट चारणों की तरह काम करें, और किशोर कुमार जी को भी उसी तरह के कार्यक्रमों में गाना गवाने के लिए ही ले जाना चाहते थे। किशोर कुमार जी ने साफ मना कर दिया। वो ये आपातकाल का और इन सब चीजों का विरोध कर रहे थे। और इसी कारण से किशोर कुमार जी ने जब इसको मना कर दिया तो उनके गाने, किशोर कुमार जी के गाने को आपातकाल के लागू रहने तक 19 महीने तक आकाशवाणी में और दूरदर्शन में किशोर कुमार जी के गाने को प्रसारित ही नहीं किया गया। और उनके लाखों करोड़ों चहेते लोग, चाहने वाले लोग जो भारत में थे, उनको आपातकाल के दौर में किशोर जी के गाने को भारत सरकार के आकाशवाणी में और दूरदर्शन में सुनने को ही नहीं मिला। इस तरह की भी गतिविधियां आपातकाल के समय में की गई। और एक महत्वपूर्ण विषय को रखना चाहूंगा मैं, वह है कि 1977 मार्च में जब आपातकाल समाप्त हो गया तो विपक्षी नेताओं की रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई। और इन विपक्षी नेताओं की जो रैली हुई उसमें सबसे बड़े आकर्षण के केंद्र थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनको सुनने के लिए लोग लालायित रहते थे, पागल रहते थे। और इसलिए सब लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुनने ना चले जाएं, इसलिए उस समय की भारत सरकार ने घोषित किया कि उसी रैली के दिन, संडे के दिन 8 बजे संडे की शाम को बॉबी फिल्म दिखाई जाएगी, डिम्पल कपाड़िया वाली फिल्म, ताकि लोग वहाँ दूरदर्शन में मूवी देखते रहे, अपने घरों में फिल्म देखते रहे, बॉबी फिल्म देखते रहे।
और रामलीला मैदान की रैली में ना जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब लोग उमड़ पूरी तरह से गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वहाँ पर जो कविताएं कही थी वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहाँ पानी गिरता रहा, बारिश होता रहा, लोग टस से मस नहीं हुए, अटल जी को सुनते रहे। अटल जी ने अपने ही लिखी कुछ पंक्तियां वहाँ पर पढ़ी थी, मैं पढ़ना चाहूँगा। बात मुद्दत के मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत हैं अफसाने, खुली हवा में जरा सांस तो ले लें, कब तक रहेगी आज़ादी कौन जाने। यह बात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मार्च 1977 में आपातकाल के तत्काल बाद रामलीला मैदान में ये पंक्तियां कही थी। दोस्तों, आपातकाल निश्चित रूप से भारत के लोकतंत्र का एक बड़ा काला अध्याय है और हम सबको भविष्य के लिए सीख मिलती है कि भारत के लोकतंत्र को इस तरह की चीज़ों से हमें बचाना है, जिसमें किसी को बिना वारंट के, बिना कारण के गिरफ्तार कर किया जा सके, उसके लिए छूटने का कोई कानूनी तरीका उपलब्ध ना हो, देश में नागरिकों के सारे मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएं, आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 के स्वतंत्रता के अधिकार समाप्त हो जाएं, आर्टिकल 21 के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार समाप्त हो जाएं, इस तरह मीडिया कुछ ना लिख सके, कुछ ना बोल सके, सभी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाए। ये सब स्थितियां किसी भी लोकतंत्र के लिए अत्यंत खतरनाक होती हैं, अत्यंत घातक होती हैं। मैं आपातकाल पे अभी आपातकाल की एक बरसी गई, उसका 26 जून की तारीख गई, उस समय मैं ये लाइव करना चाहता था, मैं इस पर चर्चा नहीं कर पाया था, इसलिए ओपी की बातें कार्यक्रम के अंतर्गत आज मैं ये चर्चा कर रहा हूँ। दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि ओपी की बातें, कोशिश बदलाव की, हम लोग प्रत्येक शनिवार को शाम 7 बजे लाइव जुड़ेंगे और उस पे कई राष्ट्रीय मुद्दों पे, कई स्थानीय छत्तीसगढ़ की समस्याओं पे, कई सुधारों पे, प्रशासनिक सुधारों पे, युवाओं के भविष्य पे, करियर पे, अलग अलग तरह की चर्चा हर शनिवार को शाम 7 बजे को करेंगे। इसी वादे के साथ मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।